दोस्तों नमस्कार। केदारनाथ के उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ केदारनाथ सीट के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 23 को जब महाराष्ट्र झारखंड तमाम जगह के नतीजे आएंगे तब उत्तराखंड की सीट के नतीजे भी आएंगे और केदारनाथ उपचुनाव तय करेगा कि उत्तराखंड में हवा दरअसल सियासी हवा दरअसल किस तरफ बह रही है। लेकिन जिस अंदाज में पिछले 72 घंटों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने जिस तरह की भागदौड़ मचाई है, वो क्या इशारा करती है? क्या इशारा करती है कि केदारनाथ में बाजी पलट चुकी है? जी हाँ, क्या केदारनाथ में सियासी बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि आपने देखा जिस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भी जब 3:30 बजे दोपहर बाद इलेक्शन कमीशन की तारीखों के ऐलान को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसके साथ ही आचार संहिता भी लगनी थी, उससे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ और ऐलान किए। कई करोड़ की योजनाएं केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले के लिए घोषणा की गई। उससे पहले भी आप जानते हैं कि कई योजनाएं, करोड़ों रुपए की योजनाएं, पुल पुलिया, सड़कें, रास्ते, जो जो बनना था केदारनाथ में, रुद्रप्रयाग जिले में, वो सब की घोषणा कर दी। उससे पहले आप जानते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इमोशनल कार्ड खेलते हुए यह भी कह चुके थे कि जब तक केदारनाथ की जनता को उनका अपना स्थानीय विधायक नहीं मिल जाता है तब तक समझिए वे खुद केदारनाथ के विधायक के नाते काम करेंगे। मैसेज बहुत बड़ा देने की कोशिश की थी क्योंकि मुख्यमंत्री जानते हैं कि इस केदारनाथ उपचुनाव की अहमियत उनकी सियासी कुर्सी के लिए कितनी अहम है। बद्रीनाथ और मंगलोर उत्तराखंड में बीजेपी बुरी तरह कांग्रेस के हाथों हार चुकी है और आप जानते हैं अब जब हरियाणा के नतीजे जबरदस्त आए हैं बीजेपी के नजरिए से, तो उत्तराखंड में भी बीजेपी के काडर्स के हौसले फिर से बुलंद हैं और मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर केदारनाथ सीट को जीतना चाहते हैं। लेकिन क्या बीजेपी केदारनाथ की जंग जीत पाएगी या फिर केदारनाथ के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस वो कर पाएगी जो उसने बद्रीनाथ और मंगलौर में कर दिखाया था, वो भी ठीक लोकसभा चुनाव में हार की हैट्रिक बनाने के कुछ ही दिनों के बाद। लेकिन जिस अंदाज में कांग्रेस में खेला चल रहा है, क्योंकि बीजेपी में हमने देखा कि बीजेपी किस कदर घबराई हुई है, ये बताता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते कुछ दिनों में, समझिए 72 घंटों में, आचार संहिता से 72 घंटे पहले एक के बाद एक ताबड़तोड़ केदारनाथ के रुद्रप्रयाग जिले के लिए फैसले लिए और करीब करीब सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर दी। बहुत कुछ अपने तरीके से कोशिश की। उससे पहले बीजेपी संगठन ने 5-5 मंत्रियों को झोंक दिया था। संगठन के लोग भी लगातार घूम रहे हैं। कितनी अहमियत बीजेपी के लिए केदारनाथ की है समझी जा सकती है। इसके बरक्स कांग्रेस की बात करें तो अपने तरीके से, चाहे फिर पूर्व विधायक मनोज रावत हो, वो केदारनाथ से 2017 का चुनाव जीते थे, वो अपने तरीके से लगातार केदारनाथ क्षेत्र में घूम ही रहे थे। गणेश गोदियार जो गढ़वाल से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, वो लगातार इस क्षेत्र में घूमते रहते हैं। और जिस तरह करण मारा, आप जानते हैं कि प्रदेश कांग्रेस की केदारनाथ धाम रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा लेकर के गए थे। इसके बाद जिस अंदाज में कांग्रेस के भीतर खेला चल रहा है, जब आचार संहिता लग रही थी उसी दौरान ये चीज भी सामने निकल के आती है। जो उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा हैं, वो संदेशा भिजवाती हैं प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के पास चिट्ठी के जरिए कि साहब, दो जो हमने ऑब्जर्वर जो नियुक्त किए थे, जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे, जिनको जाकर के वहां टटोलना था केदारनाथ में कि कौन हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किसमें कितना दम है, उसमें एक थोड़ा सा संशोधन और कर दिया जाता है और उसमें गणेश गोदियाल को सीनियर ऑब्जर्वर बना दिया गया। गणेश गोदियाल केदारनाथ यानी कि उसी संसदीय क्षेत्र में आता है गढ़वाल में, जहां से वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। वहां गणेश गोदियाल को सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया जाना क्या मैसेज देता है? क्या गणेश गोदियाल को इसलिए लाया गया कि जिस अंदाज में वीरेंद्र जाति, जो कांग्रेस के विधायक है हरिद्वार जिले से, भुवन कापड़ी जो कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, दोनों को ऑब्जर्वर बनाया गया था। उसके बाद ये चीजें कांग्रेस के कॉरिडोर्स के भीतर सुनाई दे रही थी कि चाहे फिर भुवन कापड़ी हो, एक जमाने में जब वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं, या फिर मंडी समिति उनको मिलती, सब में हरक सिंह रावत की बहुत बड़ी भूमिका रही। वो उनके बड़े मददगार रहे थे
और वीरेंद्र जाति विधायक को लेकर ये कहा जाता है कि वो काजी निजामुद्दीन के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये मैसेज कुमारी शैलजा प्रदेश प्रभारी तक या कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंचा था कि अगर दो ऑब्जर्वर यही रहते हैं तो मैसेज केदारनाथ से यही आ सकता है कि हरक सिंह रावत के पक्ष में चीजें झुकती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो क्या बैलेंस करने के लिए आखिरी वक्त में गणेश गोदियाल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है? ये बहुत बड़ा संदेश देता है। कहीं ना कहीं ये मनोज रावत के लिए बड़ी जीत समझी जा सकती है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा टिकट फाइनली किसे मिलता है। लेकिन बीजेपी में बहुत बड़ा एक अनार सौ बीमार वाला लफड़ा है, क्योंकि वहां आशा नोटियाल टिकट मांगी रही है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। ऐश्वर्या रावत जो दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री है, वो लगातार कैंपेनिंग वहां कर रही है, वो मोर्चे पे उतरी हुई है, वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी उन्हें किस तरह इग्नोर करेगी, ये भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। कुलदीप रावत पहले ही कह चुके हैं कि उन पे जनता का प्रेशर है, वो चुनाव लड़ेंगे। कर्नल अजय कोटियाल भी लगातार केदारनाथ क्षेत्र में देखे जा रहे हैं, और भी बीजेपी में 2-3 नाम हैं। यानी कुल मिलाकर के बीजेपी में बेहद दिलचस्प रहने वाला है टिकट किसे मिलने वाला है। कांग्रेस में अपने तरीके से हरक सिंह रावत वर्सेस मनोज रावत की जंग चली रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा। जब गणेश गोदियाल सीनियर ऑब्जर्वर बन गए हैं तो किन के नाम पर कांग्रेस केदारनाथ के लिए मुहर लगाती है और बीजेपी किसे मौका देती है। कुल मिलाकर के जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ निर्णय केदारनाथ को लेकर लिए हैं, ये बताता है कि बद्रीनाथ और मंगलोर नतीजों के बाद बीजेपी के भीतर केदारनाथ को लेकर कितनी बेचैनी है, अब किस अंदाज में कांग्रेस अपने पत्ते खोलती है और बीजेपी अपने पत्ते खोलती है। देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल चुनाव आयोग ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया, यानी आचार संहिता है। चुनाव अब सामने 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। 23 को पता चल जाएगा कि किस में कितना दम था, केदारनाथ कौन जीत पाता है और प्रदेश की सियासी हवा किस दिशा में बह रही है। धनुष अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।